दिल्ली, भारत की राजधानी, वो राजधानी जो पिछले एक हफ्ते से काले धुआंसे की चादर ओढ़े हुए है। धुआंसा यानी स्मॉग, जो धुएं, धूल और फॉग का मिक्सचर है। प्रदूषण इमरजेंसी लेवल्स पर है, जो जानलेवा है। WHO की माने तो एयर पॉल्यूशन हर साल दुनिया में लगभग 70 लाख लोगों की जानें ले लेता है। स्मॉग इस एयर पॉल्यूशन का कॉज और इफेक्ट दोनों है। खैर, जब से दिल्ली स्मॉग की चपेट में आया है, तब से इसके कारणों पर चर्चा जोरों पर है। सरकारी गलीचों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये समस्या बहस का मुद्दा बनी हुई है। कोई फायर क्रैकर्स को ब्लेम करता है तो कोई इंडस्ट्रीज को, कोई ज्योग्राफी को तो कोई किसानों को। लेकिन सच तो ये है कि ये सारे फैक्टर्स मिलजुल कर दिल्ली के प्रदूषण का कारण है और किसी एक फैक्टर पर जोर देना अनसाइंटिफिक और बायस डिबेट है। दिल्ली के प्रदूषण के ज्योग्राफिकल कारणों पर हम एक वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन आज की चर्चा इस प्रदूषण के एक और मेजर कारण स्टबल बर्निंग पर है। स्टबल यानी पराली या चारा, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान एक बार फिर लाइमलाइट में हैं। पिछले एक साल में फार्म लॉस के चलते खबरों में रहे हमारे अन्नदाता आज स्मॉग के चलते भी टीवी डिबेट्स का मुद्दा है। किसानों पर आरोप है कि वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में स्टबल बर्निंग कर द ग्रेट दिल्ली स्मॉग को जन्म देते हैं। ये बात कुछ हद तक फैक्चुअली सही है, क्योंकि दिल्ली स्मॉग में लगभग 25% कंट्रीब्यूशन स्टबल से निकले हुए धुएं का रहता है। ये डेटा 2017 SAFER रिपोर्ट का है, लेकिन सेंटर ने रिसेंटली इसे 10% बताया है। लेकिन क्या इसके लिए केवल और केवल किसानों पर इल्जाम लगाना सही है, या फिर कोई और कारण है जिसके चलते ये समस्या हमारी राजधानी के लिए खतरा बनी हुई है? आज के वीडियो में हम स्टबल बर्निंग का एक साइंटिफिक पोस्टमार्टम कर उन कारणों को उजागर करेंगे जिनके चलते स्टबल बर्निंग का जन्म होता है। हम जानेंगे कि स्टबल बर्निंग का ब्लेम केवल किसानों पर थोप देना एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है, जो हमें इस मुद्दे के रूट कॉज तक जाने से रोकती है। आज हम देखेंगे कि कैसे पिछले 70 साल में हुए सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, मोनोक्रॉपिंग, वाटर कंजर्वेशन के लिए लाए गए कुछ कानून और इनएफिशिएंट गवर्नेंस स्टबल बर्निंग की समस्या को बद से बदतर बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं द ग्रेट दिल्ली स्मॉग और स्टबल के साथ उसके रिश्तों से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, जैसा हमने पहले बताया, हर साल जब दिल्ली स्मॉग की चपेट में आता है तो पराली या स्टबल बर्निंग पर चर्चा तेज हो जाती है। स्टबल बर्निंग से निकला धुआं नॉर्थ वेस्ट से आ रही हवाओं के साथ दिल्ली पहुंचता है, वहां की प्रदूषित हवा को और ज्यादा प्रदूषित करता है और फॉग के साथ मिक्स होकर स्मॉग को जन्म देता है। ये ठंड में होता है, क्योंकि ठंड में दिल्ली की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं कि वहां प्रदूषित हवा के पार्टिकुलेट मैटर्स फॉग के साथ मिक्स होकर स्मॉग बनाते हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच लोकेटेड दिल्ली की ज्योग्राफी यूनिक है, जिसके चलते ये सारा प्रदूषण दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रैप हो जाता है और हवा की स्लो स्पीड के चलते बाहर नहीं निकल पाता। स्टबल बर्निंग से निकला ब्लैक कार्बन PM 2.5 का कंपोनेंट है, जो लंग्स और ब्लड स्ट्रीम्स में पेनिट्रेट कर कई तरीके के हेल्थ रिस्क को जन्म दे सकता है, फ्रॉम कैंसर्स टू स्ट्रोक्स। बच्चों में ये PM 2.5 साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर सकता है और ओल्डर एज में ये एल्जीमियर्स, पार्किंसंस और डेमेंटिया जैसी डिसीजेस कॉज कर सकता है। कोविड-19 से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी इससे बढ़ जाते हैं। ब्लैक कार्बन का ग्लोबल वार्मिंग में इम्पैक्ट भी CO2 के कंपैरिजन में 1500 टाइम्स ज्यादा होता है। इन्हीं सब वजहों से ये प्रैक्टिस UK, कनाडा और कई यूरोपियन देशों में या तो बैंड है या रेस्ट्रिक्टेड। खैर, अब सवाल ये है कि स्टबल बर्निंग फार्मर्स आखिर करते क्यों हैं? क्या ये पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न UP में हमेशा से होता था या फिर ये एक रीसेंट फिनोमिनन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली की यूनिक ज्योग्राफी के चलते तो स्मॉग को दिल्ली में आज से 20 साल पहले भी होना चाहिए था। फायर क्रैकर्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो दिल्ली में सालों से चल रहा था और प्रदूषण भी एक पुरानी कहानी है, लेकिन हमेशा से ये आज के जितना खतरनाक नहीं था। यानी कि स्टबल बर्निंग के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि स्टबल बर्निंग हमेशा से उस स्केल में नहीं होता था जैसे आज होता है। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? चलिए देखते हैं। दोस्तों, ग्रीन रिवॉल्यूशन आधुनिक भारत की वो सक्सेस स्टोरी है जिसने हमारे देश को भुखमरी से बचाया। 60 के दशक में इस रिवॉल्यूशन के फोकल पॉइंट्स
पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी रहे। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट कर देश की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर तो किया, लेकिन इसके कई खतरनाक परिणाम भी रहे। इन खतरनाक परिणामों में एक है लार्ज स्केल स्टबल बर्निंग। ग्रीन रिवॉल्यूशन, एमएसपी रेजिम, HYV सीड्स और एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट के चलते यहाँ के किसानों का फोकस वीट और राइस की फसलों पर बढ़ गया। देखते ही देखते पंजाब जैसा कंपैरेटिवली छोटा स्टेट राइस का थर्ड लार्जेस्ट और वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना और कई दशकों तक वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने में कामयाब रहा। आप सोच रहे होंगे कि इसका स्टबल बर्निंग से क्या रिश्ता है? रिश्ता है दोस्तों। राइस और वीट पर एक्सेसिव फोकस के चलते इन स्टेट्स में जो चारा या स्टबल जनरेट होता है वो मेनली इन्हीं दो क्रॉप्स का होता है। वीट का स्टबल तो फॉडर यानी मवेशियों के चारे में इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन पैडी या राइस का चारा फॉडर में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि पैडी के स्टबल की न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है। ऊपर से इसमें सिलिका का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि मवेशी इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसके चलते जून में बोया गया पैडी जब अक्टूबर में हार्वेस्ट होता है तो पूरे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ये चारा खेतों में फैल जाता है। हर साल पंजाब में अकेले 20 मिलियन टन का पैडी स्टबल जनरेट होता है। अक्टूबर-नवंबर में पैडी हार्वेस्टिंग के बाद वीट सोविंग सीजन बेहद नजदीक होता है और ऐसे में इस ह्यूज अमाउंट ऑफ पैडी स्टबल को साफ करने के लिए किसानों के पास एक ही आसान तरीका बचता है, वो है 5 रुपए की माचिस की डिबिया से इसे जला देना। इस 5 रुपए की माचिस की डिबिया को याद रखिएगा, क्योंकि हमें आगे ये समझने में मदद करेगा कि क्यों कई और ऑल्टरनेटिव्स के बावजूद किसान बर्निंग को ही प्रेफर करते हैं। हम एक बात और साफ कर दें कि कुछ ऐसी राइस वैरायटीज भी हैं जिनका स्टबल कम सिलिका के साथ होता है, जैसे बासमती राइस, लेकिन पंजाब के 30 लाख हेक्टेयर के राइस फील्ड्स में बासमती सिर्फ 4.5 लाख हेक्टेयर्स में बोया जाता है। चलिए अब पैडी से जुड़े हुए एक और कारण की तरफ चलते हैं जो स्टबल बर्निंग की समस्या को और ज्यादा खराब कर देता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि राइस और वीट वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं और पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट्स कंपैरेटिवली ड्रायर स्टेट्स हैं। इसके बावजूद यहाँ लार्ज नेटवर्क ऑफ कैनल्स का इस्तेमाल कर राइस पर स्पेशल फोकस रहा, लेकिन इन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पर ओवर डिपेंडेंस के चलते इस रीजन का ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जोर पकड़ने लगा है। नतीजन 2009 में द पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट एंड द हरियाणा प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट को पास किया गया। इन लॉज ने मई में होने वाले राइस सोइंग को प्रोहिबिट कर जून में शिफ्ट कर दिया ताकि मॉनसून सीजन के चलते ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंस कम हो सके। नेचर सस्टेनेबिलिटी नाम के जर्नल में पब्लिश्ड एक स्टडी के अनुसार इन एक्ट्स ने सितंबर-अक्टूबर में हार्वेस्ट होने वाले राइस को डिले किया, जिसके चलते वीट सोइंग के लिए मिलने वाली टाइम घटकर सिर्फ 15 से 20 दिन रह गया। पहले ज्यादा टाइम के चलते स्टबल का या तो कोई और तरीका ढूंढ लिया जाता था या फिर उसकी बर्निंग 2 से 2.5 महीनों के अंतराल में होती थी। ऐसे में स्टबल से निकलने वाला पॉल्यूशन 15 से 20 दिन की विंडो में कंसंट्रेट नहीं होता था और प्रदूषण कम होता था। लेकिन अब सारे फार्मर्स जल्द से जल्द इस स्टबल को क्लियर करने की होड़ में होते हैं और वो भी एक छोटे से अंतराल के अंदर। इसके चलते सारा प्रदूषण 1-2 हफ्ते में कंसंट्रेट हो जाता है और प्रदूषण की समस्या सीवियर हो जाती है। इसके अलावा इन लॉस के चलते अब हार्वेस्टिंग का टाइम नवंबर के आसपास होता है, जब ठंड ज्यादा होती है और विंड स्पीड कम। इसके चलते ये पॉल्यूशन हवा के साथ एटमॉस्फेयर में डिसिपेट नहीं हो पाता और कंडीशन को और खराब कर देता है। इन लॉस के चलते एक और समस्या आती है। चूंकि राइस हार्वेस्टिंग के लिए टाइम कम होता है तो डिमांड सर्ज के कारण लेबर शॉर्टेज और लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसे में जो फार्मर्स पहले लेबर को यूज कर स्टबल को सॉइल में मिक्स कर देते थे, वो भी अब स्टबल को जलाने लगे हैं। लेबर शॉर्टेज के चलते लोग कंबाइंड हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जो खुद में एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्टबल बर्निंग स्मॉल स्केल और लोकलाइज लेवल पे तो हमेशा से होता था, लेकिन लार्ज स्केल में ये प्रैक्टिस केवल कंबाइंड हार्वेस्टर्स आने के बाद शुरू हुई। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जब मोनोक्रॉपिंग और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा तो उन्हें हार्वेस्ट करने के लिए मशीनरी की जरूरत भी पड़ी। मैनुअल हार्वेस्टिंग में फसल को उसके बेस तक कट किया जाता है, जिसके चलते खेतों में बचे हुए स्टबल को ईजिली प्लगिंग के साथ मिट्टी में मिला दिया जाता था। लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर्स केवल फसल की अपर पार्ट्स को कट करते हैं जहां ग्रेन्स होते हैं, यानी लगभग
1 फुट लंबा स्टबल पीछे छूट जाता है। अब इसे फील्ड से रिमूव करने के लिए लेबर चाहिए, जिसे फार्मर्स वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं, स्पेशली तब जब राइस का स्टबल फार्मर्स के लिए किसी भी हिसाब से यूजफुल नहीं है। ऐसे में खेत में बचे हुए स्टबल को बर्न करना इजीएस्ट ऑप्शन बन जाता है। दोस्तों, स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए कई तरीकों को गवर्नमेंट ने एक्सप्लोर किया, लेकिन इनके पुअर इंप्लीमेंटेशन और इनएफिशिएंट गवर्नेंस के चलते ये ऑल्टरनेटिव्स फुली यूटिलाइज नहीं हो पाए। ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमनली नोन तरीका है स्टॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और हैप्पी सीडर जैसे एडिशनल फार्म इक्विपमेंट। स्टॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम को मैकेनाइज्ड हार्वेस्टर्स में इंस्टॉल कर स्टबल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया जा सकता है और इन छोटे टुकड़ों को हैप्पी सीडर्स वीट के ऊपर मल्च की तरह अप्लाई कर सकते हैं और स्टबल को बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने स्टबल बर्निंग को बैन कर इन इक्विपमेंट के यूज को मैंडेटरी कर दिया है। इसके अलावा स्ट्रॉ चॉपर कम सीडर की बात भी की जाती है, जिसे ट्रैक्टर में फिट कर स्टबल को कट कर डायरेक्टली सॉइल में मिक्स किया जा सकता है। लेकिन ये मशीन्स कॉस्टली हैं और कम से कम 1 से 1.5 लाख में मिलती हैं। ऐसे में एक 5 रुपए की माचिस और लाख रुपए की मशीन के बीच किसान माचिस को ही चूज करते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ये मशीन्स तो और भी ज्यादा कॉस्टली हो जाती हैं। इन मशीन्स को सब्सिडाइज करने की कोशिशें हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल ही 1151 करोड़ इनकी सब्सिडी के लिए अनाउंस किए थे। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब्सिडीज अभी भी फाइनेंशियली वायबल नहीं है, क्योंकि ये 50 to 80% होने के बावजूद किसान के लिए कॉस्टली है, स्पेशली तब जब रीजन में एग्रीकल्चर सीरियस क्राइसिस झेल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि फार्मर यूनियन और कोऑपरेटिव्स कलेक्टिवली ऐसे मशीन्स को प्रोक्योर करें और इस प्रॉब्लम को रोकें। गवर्नमेंट को भी इंडिविजुअल सब्सिडी से हटकर सोचना होगा और कम्युनिटी लेवल पे अप्रोच से आगे बढ़ना होगा। अगर हर विलेज के पास 1-2 ऐसी मशीनरीज हों तो किसान इन्हें सस्ते रेट में रेंट कर स्टबल को मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा एक और तरीका रिसेंटली सामने आया है, जिसे पूसा बायो डिकम्पोजर बोलते हैं। इसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, जो क्रॉप रेसिड्यू को 15 से 20 दिनों में मैन्योर बना देते हैं। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने पूसा बायो डिकम्पोजर को इफेक्टिव भी बताया है। एक और सोल्यूशन ये है कि स्टबल को ट्रांसपोर्ट कर कार्डबोर्ड फैक्ट्रीज या फिर बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स में भेज दिया जाए, जहां इनका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जब तक ये ऑर्गेनाइज तरीके से इसे प्रमोट नहीं किया जाता, तब तक ये ऑप्शन भी फीजिबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टबल का ट्रांसपोर्ट भी बेहद कॉस्टली है। एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि इन रीजन्स में क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन हो और राइस पर ओवर डिपेंडेंस को कम किया जाए। इसके लिए भी गवर्नमेंट को अपनी एमएसपी रेजिम्स में सुधार लाकर बाकी के क्रॉप्स को प्रमोट करना होगा, ताकि फार्मर्स के पास दूसरी क्रॉप के लिए इंसेंटिव्स रहे। खैर, पंजाब गवर्नमेंट ने लगभग $1 मिलियन का ग्लोबल फंड अनाउंस किया है, ताकि स्टबल की समस्या के लिए नई टेक्नोलॉजीज सामने आए। ऐसे स्टेप्स भी बेहद जरूरी हैं, जो एक लॉन्ग टर्म और चीपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देश की राजधानी को प्रदूषण के प्रकोप से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी स्टबल बर्निंग की मॉडर्नाइजेशन की, और इस वीडियो में हमने इसके समाधानों की भी बात करी। अगर आपके हिसाब से कोई और समाधान है जो स्टबल बर्निंग की समस्या को सुलझा सकता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।